मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ज़ैद भाई ने स्टार्ट कैसे किया। फिर मैंने अपना एक गेमिंग चैनल बनाया था। तो मेरा एक मॉनिटर होता था, उसके ऊपर मैं टेप से फ़ोन लगाता था और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता था। उस वक्त स्टार्टिंग थी मेरी और थंबनेल भी खुद बनाता था। तो उस वक्त कोई मुश्किल से 200-250 व्यूज़ आते थे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो जो है मेरे लिए आई थिंक सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो है कि इसके अंदर जो मैंने गोल अचीव किया है, जो अगर आप सबको पता होगा रिसेंटली मैंने 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट किए और आई थिंक इससे बड़ा एक माइलस्टोन जो बंदा कहता है मेरे लिए कुछ नहीं होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ज़ैद भाई ने स्टार्ट कैसे किया। स्टार्ट ये था कि एक 10 साल लड़का जो बहुत सारे यूट्यूबर्स को यूट्यूब पे देखता था, टिकटॉक पे देखता था और उसका भी एक ख्वाब था, एक शौक था कि वो भी एक यूट्यूबर बने और एक इन्फ्लुएंसर बने। स्टार्टिंग तो मैंने यही हमारे जो ओजी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, डक्की भाई और ये बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, अब नाम लेना तो सही नहीं होगा, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं उनको देखता था, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी होता था। तो मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की थी कि बाबा आप मुझे एक अच्छा सा कैमरा लेके दे दें और एक अच्छे सा माइक लेके दे दें तो मैं स्टार्ट करूँ। तो उस वक्त बाबा को लग नहीं रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगा, कि उस वक्त मैंने 2-3 बार पहले भी ट्राई किया था चैनल क्रिएट करने का, बट मुझसे कभी बन नहीं पाया। तो बाबा ने बोला तुम अपने फ़ोन से भी ट्राई करो और जैसे ही अच्छा चलेगा तो मैं इंशाल्लाह तुम्हें वो भी लेके दूँगा। तो फिर मैंने अपना एक गेमिंग चैनल बनाया था। तो मेरा एक मॉनिटर होता था, उसके ऊपर मैं टेप से फ़ोन लगाता था और मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता था और PS4 पे एक ऑप्शन होता था गेम प्ले रिकॉर्ड करने का। बैटलफील्ड 5 एक गेम होता था, उसको मैं रिकॉर्ड करता था और खेलता था, बाद में वॉइस ओवर वगैरह चीज़ ऐड करके खुद एडिट करके डालता था। तो उस वक्त एक ही मेरी उस वक्त स्टार्टिंग थी मेरी और थंबनेल भी खुद बनाता था। तो उस वक्त कोई मुश्किल से 200-250 व्यूज़ आते थे और बट मैं काफ़ी टाइम तक ही बनाता गया, 3 से 4 महीने बनाता गया लगातार। दिन के 3 से 4 घंटे मैं बस उसी वीडियो में लगाता था, एडिट करता था और पोस्ट करता था। एक रूटीन बन गया था मेरा। बट एंड में मुझे ऐसा कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला जिससे मैं अपने आप को बोलूँ या हाँ, या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कि वैसे मेरी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब हो रही थी कि होमवर्क से पहले मैं यही करता रहता था, रात में हिम्मत नहीं होती थी, होमवर्क भी नहीं हो पाता था। तो पूरा दिन बस मैं इसमें ही लगा रहता था, बाबा को दिखाते रहता था और आई थिंक ये 200-250 लोग जो थे ना, वही मेरी मैं खुद ही देखता रहता था वीडियो वापसी। 50-100 तो वही हो जाते थे, घर वाले देखते थे, 200-250 तो ऐसे ही थे। बट एज़ टाइम वो बढ़ रहे थे, बट मैक्सिमम ही 500 तक जा रहे थे। तो वही मैं लगन लगा के बैठा रहा कि अब 500 पे 1000 भी जाएँगे। पर जब मुझे लगा कि 500 से 1000 नहीं जा रहे, तो फिर मैं अपना चैनल रोक दिया था। तो फिर मैं गया था ट्रेकी उस दिन। एक वेकेशन में हम लोग प्लान कर रहे थे, मेरी स्कूल की छुट्टियाँ हुई, समर वेकेशंस। ये चैनल मैं बंद कर चुका था, उसका नाम था क्या नाम था, गोल्डन बीस्ट गेमिंग नाम था उस चैनल का। अब वो चैनल मैंने बंद कर दिया था और मैं गया था ट्रेकी। अब ट्रेकी के अंदर एक यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस हैं इंडिया के, ट्रिगर्ड इंसान। अब उनको मैं बहुत ही ज़्यादा टाइम से देख रहा था और एक एक्सपीरियंस मैंने कभी शेयर नहीं किया, मैं उनसे कभी कैसे मिला। वो जो उनके भाई हैं ना फ़ुकरा इंसान, वो लॉबी के अंदर होटल की स्टॉलर भगा रहे थे। अब मुझे पता नहीं था किसकी स्टॉलर है, बट मैंने इनकी आवाज़ से मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ ये वो तो नहीं है। तो आई जस्ट लुक्ड बैक और वही थे। तो उस वक़्त मुझे यकीन नहीं आ रहा था एंड आई डिडंट इवन से समथिंग। तो जैसे ही वो आस-पास आ रहे थे ना, तो मैंने बस एक जाके पिक्चर रिक्वेस्ट की उनसे। तो उन्होंने पिक्चर वगैरह ली। तो मैंने उनको बोला कि आपके लिए इफ़ पॉसिबल आज रात होटल में, जब मैं टर्की के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, आज रात होटल के अंदर अगर आप फ्री हो तो हमारे पास आके चाय पिएगा। होटल के अंदर सेम ही होटल था हमारा इत्तेफ़ाक से, बट मैंने उनको चाय के लिए इनवाइट किया। अब मैं रेडी तो बैठा हुआ था कि शायद वो आ जाएँ, पर मुझे एक वो होती है ना फीलिंग कि शायद नहीं आए ये लोग, बट मैं फिर भी उनका वेट करता रहा और फिर वो आए और मेरी मुलाकात हुई उनसे और फिर उन्होंने व्लॉग भी बनाया और आई थिंक उस व्लॉग से मुझे एक हिम्मत मिली और 2-3 टेक्नीक भी सीखी मैंने फ़ोन पकड़ने की, कि फ़ोन जो होता था पहले मैं ऐसे पकड़ता था, ऐसे पकड़ता था, फिर मैंने उनसे सीखा ऐसे। फ़ोन मैं पकड़ना सीख गया था और व्लॉगिंग भी आई थिंक ऐसे थोड़ी बेहतर हो गई थी मेरी। फिर मैंने जब उनसे बोला आप मुझे शाउट आउट तो दें कि मुझे थोड़ा बेनिफिट हो। ये बस एक मेरा शौक था, ना ही मैंने कभी इससे अर्निंग सीखी, ना ही मैंने कभी सोचा कि अब मुझे इससे पैसे कमाने हैं या कुछ, हमेशा ही मेरा एक शौक रहा कि अब मुझे यूट्यूबर बनना है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप व्लॉग बनाएँ, तो उन्होंने व्लॉग बनाया और उससे मेरे मैं बैठा हुआ था, अब मुझे पता नहीं था उन्होंने कब डाला व्लॉग, कि उन्होंने अपने चैनल पे नहीं डाला था, उन्होंने अपनी मदर के चैनल पे डाला था। अब मुझे लग रहा था वो डालेंगे नहीं वो व्लॉग, कि मैंने उनके चैनल पे देखा ही नहीं था। तो कुछ टाइम बाद मैंने उनको हेलो मैसेज किया था। हेलो, तो उनका जवाब आया, मैंने कहा आपने व्लॉग डाला नहीं क्रिकेट भाई? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो डाल दिया यार कब से। तो मैं चैनल खोला तो उस वीडियो पे कोई 10-15 हज़ार व्यूज़ आए हुए थे। तो उस वक़्त जो मैं जितनी खुशी थी ना मेरी, कि मैं पूरे घर में ऐलान करता रहा, मैं स्क्रीनशॉट लिए, फैमिली ग्रुप्स में डाले, स्टोरियाँ लगाता रहा। आई वाज़ वेरी हैप्पी कि भाई ये चीज़ हो गई है मेरे साथ। तो जब मैंने 2-3 व्लॉग डाले तो उनका मुझे वापसी मैसेज आया, क्रिकेट भाई का, निश्चय भाई का, कि यार तुम्हारा काम तो काफ़ी अच्छा है,
पाकिस्तान में यूट्यूबर डकी भाई, अगर तुम जानते हो, उनसे तुम मिलो। अब डकी भाई वैसे तो मेरी मम्मा उनको कभी देखने देती नहीं थी, बट एक हमेशा मेरे एक फेवरेट यूट्यूबर रहते थे, उनके बोलने का अंदाज़ और सारी चीज़ें। तो मैंने कहा उससे सर मिलना ज़रूरी है, तो मैंने उनको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की। 1-2 महीने बाद वो माने, उसके बाद मैंने उनको बोला कि साद भाई आप कराची आ सकते हैं? उनके मानने के बाद। उन्होंने कहा कराची नहीं आ सकता मैं, उस वक़्त मेरा कोई ऐसा ख़ास बॉन्ड भी नहीं था कि बंदा लाहौर से मेरे से मिलने आए। तो मैंने कहा कि मैं लाहौर में आ रहा हूँ अगले हफ़्ते, तो वहाँ पे मिल लेते हैं। अब ये एक्सपीरियंस मैं सिर्फ़ आपसे शेयर कर रहा हूँ। साद भाई को मैंने वैसे बता तो दिया था, पर उन्होंने भी पब्लिक नहीं किया। तो मैं जब लाहौर गया ना, तो हम लोग वहाँ पे ठहरे हुए थे, तो मैंने साद भाई को मैसेज किया, आई एम इन लाहौर, प्लीज़ मीट। उनका मैसेज आया, हाँ, हेलो, हाँ, तो कल मुझे गाड़ी भेज देना, मैं आ जाऊँगा। जो हमारे साथ गाड़ियाँ थी, हमने उनके लिए भेज दी और उनका फ़ोन बंद हो गया। अब गाड़ियाँ उनके एरिया में, बैरिया टाउन में कोई 2 से ढाई घंटे घूमती रही। आई थिंक 12 बजे गाड़ियाँ गई थी और ढाई 3 बजे वो गाड़ियाँ कब मुझे मैसेज आया कि तो भाई हम मतलब मिल नहीं रहे, ये है कहाँ? और साद भाई का फ़ोन कंटिन्यूअसली ऑफ था। मतलब 12 बजे से 3 बजे तक, साढ़े 3 बजे तक मेरा फ़ोन ऑफ रहा। साढ़े 3 बजे ने बोला आई जस्ट वोक अप, सॉरी। तो मैंने कहा जी साद भाई मेरी गाड़ियाँ तो आपके एरिया में घूमे जा रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए गाड़ी आई हैं। तो उन्होंने बोला कि यार अभी मैं उठा हूँ, मैं बाहर ही आ रहा हूँ। तो उन जैसे ही रेडी हुए थे, आई थिंक 10-15 मिनट बाद मेरे बोलने के वो बाहर आए और आ गए। जब वो पहुँचे तो उन्होंने व्लॉग स्टार्ट किया। उनके साथ मुनीब भाई भी आए हुए थे। अब मुनीब भाई इज़ वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर्स। वो साद भाई के भाई ज़रूर हैं, बट आई थिंक आई ट्रीट हिम एज़ अ डिफरेंट पर्सन। आई ट्रीट हिम एज़ लाइक अ वेरी गुड एंड इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर, कि उनकी बात करने का अंदाज़, एंड ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। ऑल्सो साद भाई से जब मैं पहली बार मिला ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे शुरू के 10-15 मिनट में मुझे ऐसे ही लग रहा था, जैसे पता नहीं मैं उनसे कब से मिलता हुआ आ रहा हूँ और मेरे बहुत ही कोई 10-15 साल पुराने दोस्त हैं। अब मेरी खुद उस वक़्त 10-15 साल एज नहीं थी, बट मुझे लग रहा था ये बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरा अच्छा बॉन्ड हो गया था उनके साथ। अब मैंने उनसे बातें शेयर की कि मैं ट्रिगर्ड इंसान से मिला और ये वो। अब उनका नंबर ही मुझे ट्रिगर्ड इंसान ने दिया था, तो मैंने उनको हर चीज़ बताई, तो उन्होंने कहा हाँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। तो मेरी ना उनसे उस वक़्त स्टार्टिंग हो गई बात करना। अब मेरे लिए हमेशा ये बेनिफिट रहा कि जिस बंदे से मैं मिला ना, उसने मुझे आगे वाले बंदे का नंबर दिया। अब साद भाई ने मुझे दिया नंबर, एक कंटेंट क्रिएटर था, उसका नाम था आई थिंक ज़ल्मी भाई जो थे, उनका नंबर दिया। ज़ल्मी भाई से मैंने कॉन्टैक्ट किया, ज़ल्मी भाई आए यहाँ पर, उनके साथ हमने वीडियोज़ बनाई और ऐसे सारे क्रिएटर्स आते रहे। और मैं अब सारे यूट्यूबर्स का नाम मुझे याद तो नहीं, अब मैं सबका एक-एक करने का नाम लेना भी नहीं चाह रहा कि लोग कहें यार हम भी आए थे, ज़ैद भाई ने हमारा नाम नहीं लिया। तो इसलिए मैंने एक ऐसा चीज़ बता दिया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और मैंने सबके साथ वीडियोज़ बनाई। और मेरी यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो गई थी और मेरे शुरू के 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो गए थे मेरी पहली मुलाकात से लाहौर में। अब 5-10 हज़ार से वो 20,000 पे गए, 30,000 पे गए, 40,000 पे गए। अब वहाँ पे स्टॉप हो गए 40,000 पे। अब मैं अपनी वीडियोज़ डालता रहा, उसमें भी 2-3 लाख व्यूज़ आते थे, व्हिच वाज़ ओवरली जॉयड फॉर मी। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। अब नेगेटिव कमेंट्स उसके साथ आते रहते थे, बट मुझे बीच में मैंने 40,000 पे अगर मैं कंटिन्यू करता, आई थिंक कि विद साथ बाय सपोर्ट मैं 1 लाख पे बहुत जल्दी पहुँच सकता था। बट जब मैंने बैकलैश देखा, नेगेटिव कमेंट्स देखे, तो मैंने कहा यार व्हाई एम आई डूइंग दिस? ना ही मुझे इससे कोई फ़ायदा हो रहा है। बस एक मेरी साथ भाई से दोस्ती हो गई, दैट्स द ओनली गुड थिंग फॉर मी, कि मेरी किसी अच्छे यूट्यूबर से दोस्ती हो गई है। इतना बैकलैश ऐसा मिला कि स्कूल में भी लोग मुझे तंग करते थे और कमेंट दिखाते थे, यार तुम्हारी वीडियो के नीचे ये कमेंट्स आ रहे हैं। अब मैं जितना इग्नोर कर सकता था मैंने किया, पर अंदर एक फीलिंग होती है यार बंदा कहाँ तक इग्नोर करे, किस हद तक इग्नोर करे, बट मैक्सिमम मैंने इग्नोर किया उस बात को। जब इग्नोर किया, मैंने देखा, इग्नोर करने के बाद ना मुझे मेरी मम्मा ने बोला यार तुमने क्यों छोड़ दिया यूट्यूब, इतनी अच्छी वीडियोज़ आती थी तुम्हारी। पर मैंने 1-2 महीने का गैप लिया जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट बैकलैश। फिर मैंने कहा यार मैं क्या कर रहा हूँ? अगर नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं उसके साथ तो बहुत सारे लोग अच्छा भी कह रहे हैं, तो मैं नेगेटिव कमेंट्स क्यों देखूँ? तो मैंने बोला यार नेगेटिव कमेंट्स को एक साइड पे रखते हैं, मुझे अपना यूट्यूब कंटिन्यू करना चाहिए और उसको एज़ सच एक हॉबी लेके एक टारगेट बनाना चाहिए, 1 लाख सब्सक्राइबर्स था। तो मैंने उसको स्टार्ट किया और मेरे व्यूज़ ना बहुत ज़्यादा गिर-गिर के आ रहे थे कि मैंने उसपे एक ब्रेक ले लिया था। बट उस गिरे हुए व्यूज़ के अंदर भी ना मुझे बहुत सारे बैकलैश कमेंट्स आते थे। तो मैंने साद भाई को बताया, साद भाई ने कहा दिस इज़ द पार्ट ऑफ जर्नी, ये चीज़ें होती रहती हैं। अब वो समझें, अगर 1000 कमेंट होते थे तो 600 बैकलैश वाले होते थे जिसमें गालियाँ पड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और 400 ये होते थे कि नाइस वाइस। तो मैं 400 पे फ़ोकस करता था, 600 को मैंने बाद में साइड पे कर दिया था। पहले जो था मैं सिर्फ़ 600 पे फ़ोकस करता था नेगेटिव वालों पे, 400 को भूल जाता था। फिर मैंने जो 400 जो अच्छे आ रहे थे मैंने उन पे फ़ोकस किया और मैंने कहा यार जो लोग मुझे पसंद करें एटलीस्ट उनके लिए तो कंटेंट बनाऊँ। तो साद भाई को मैंने वापस कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा साद भाई ये सीन है, अब प्लीज़ कराची आ जाएँ, कि मेरी उनसे अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मेरी हर महीने उनसे बात होती रहती थी। मैं कहा अब साहब भी एक बार कराची आ जाएँ और एक और वीडियो बनाएँ जिसमें मैं वापसी अपना चैनल इंट्रोड्यूस करूँ एंड वी कैरी आउट दैट वे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब जब वो कराची आए, मैं उनके साथ बैठा, नाश्ता-वाश्ता किया, उनकी वाइफ़ भी आई थी पहली बार, अरूप भाभी से मेरी पहली बार मुलाकात हुई और आई थिंक इट वाज़ वेरी
एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस वो मुनीब भाई को नहीं लाए थे। तो मैंने उनसे गिला भी की थी इस बात की, यार हमारी फर्स्ट मीटअप में मुनीब भाई थे और अभी तक मेरे कोई 7 भाई से 25-30 बार मैं मिल चुका हूँ कराची में और अभी तक मुनीब भाई नहीं है। अगर मुनीब भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ या कराची आएँ और हमसे मुलाकात करें। मेरे ब्रेक लेने के बाद मैंने सोचा यार साद भाई को वापसी बुलाते हैं कि मेरे व्यूज़ काफ़ी नीचे आ रहे थे। मैंने कहा साद भाई को बुलाते हैं, उनके साथ बैठ के बातें करते हैं और ऐसा मुझे अच्छा फीडबैक आएगा उससे। तो मैंने साद भाई को मैसेज किया तो वो उन्होंने पहले से ही उन्होंने हाँ कर दिया था कि मेरी उनसे 2.5-3 महीने से गैप टू गैप बात हो रही थी। तो इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया तो वो कराची आ गए। जब वो कराची आए तो मैंने उनसे नाश्ता किया। अरू भाभी से मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, उस समय मुनीब भाई नहीं आए थे। मैंने उनसे गिला भी किया था, साद भाई हमारी पहली मुलाकात में मुनीब भाई आए थे, इस पे नहीं आए और अभी तक मैं आपको अभी का बता रहा हूँ 25 से 30 बार साद भाई यहाँ पर आए हैं और अभी तक मुनीब भाई नहीं आए। अगर मुनीब भाई ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर आएगा कराची मेरे पास। अच्छा जब हम मेरी साद भाई से हमारी बात हुई, हमने काफ़ी एन्जॉय किया कराची के अंदर। हम लोग सीवीओ चले गए, रेस्टोरेंट में गए, व्लॉग्स बनाए और उसके बाद मुझे व्लॉगिंग का थोड़ा मज़ा आना शुरू हुआ। मैंने बोला यार व्लॉगिंग में बड़ा मज़ा आ रहा है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। साथ मैंने कहा यार व्लॉगिंग ना तुम्हें इतना सूट नहीं करती। तो मैंने कहा क्यों साद भाई? तो उन्होंने कहा लाइक एक व्लॉगर जो है ना उसको काफ़ी सारी चीज़ें क्रॉस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों लाइक अगर शॉट लेने के लिए बंदे को बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। कि अब मैं तो ऐसा था, मैं अगर व्लॉग बना रहा होता तो एक व्लॉग एक नॉर्मल जगह बना रहा होता। अब साद भाई बता रहे थे कभी यहाँ से कभी वहाँ से, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया था। उन्होंने कहा एक चीज़ जो तुम्हें बहुत ज़्यादा सूट करती है वो है पॉडकास्ट। तुम अपना पॉडकास्ट शुरू करो और उसका पहला गेस्ट मैं ही होऊँगा। अब पहला पॉडकास्ट जो था वो भी एडिटर भाई लगा देना यहाँ पर, मेरा पॉडकास्ट आ रहा होगा, वो भी आप लोग अगर नहीं देखा वो भी देखेगा। वो मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था। उस पॉडकास्ट के बाद मैंने बहुत सारे वीडियोज़ डाली, बट वो जितना अच्छा फीडबैक उन्हें उस पॉडकास्ट ने दिया, लाइक 7 लाख व्यूज़ आई थिंक यूट्यूब पे हो गए और फिर 2-3 मिलियन टिकटॉक पे हो गए। वो आई थिंक कि दैट वाज़ द पॉइंट जब मैंने कहा भई अब ये नहीं छोड़ूँगा, चाहे 10,000 में 10,000 बंदा भी मुझे बर ब बोले, मैं ये नहीं छोड़ूँगा। तो मैंने अपने पॉडकास्ट पे फ़ोकस किया, आहिस्ता-आहिस्ता करके मैं अपना पॉडकास्ट का सेटअप बनाया। क्या आपको पता है काफ़ी खर्चा होता है तो मैं सारी चीज़ें टाइम पे खरीद नहीं सकता था। मैंने एक बार कैमरा लिया अपनी बर्थडे पे, उसके बाद कोई ईद आई तो ईदी जमा करके एक लाइट ले ली। आहिस्ता-आहिस्ता करके बाबा से रिक्वेस्ट करके मैंने कहा बाबा सारी चीज़ें हो गई हैं, एक कैमरा और चाहिए। आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने अपना पूरा सेटअप बना लिया। उसके बीच में व्लॉगिंग करता रहा, बट फिर मैंने जब अभी एज़ सच 1 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि अब मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा। उसके अंदर सिर्फ़ यूट्यूबर्स को बुलाऊँगा, पॉडकास्ट के अंदर पॉलिटिशियंस को बुलाऊँगा और बिज़नेसमैन को बुलाऊँगा और अच्छे से क्वेश्चन करके आप लोगों को उसमें भी एंटरटेन करना है। अब पॉडकास्ट में ये वाले नहीं करूँगा आप कब पैदा हुए और कहाँ पैदा हुए। एक अच्छे क्वेश्चन्स लाऊँगा गेस्ट के लिए और जिसके अंदर आप लोगों को मज़ा आए देखने में और कुछ नई चीज़ें सीखने में भी आए। अब हर चीज़ के पीछे एक मोटिव था कि जो लोग बच्चे मेरी तरह देख रहे हैं, 13-14 साल के बच्चे जो देख रहे हैं, वो भी एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें। अब पॉडकास्ट तो आई थिंक ये सबके लिए स्टार्ट करना मुश्किल है, बट एटलीस्ट अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लें कि वो भी स्टार्ट करें। यही मेरा मोटिव हमेशा से रहा कि जितनी भी यूथ है, वो भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें जैसे मैंने किया। अब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी था, कभी ऊपर-नीचे कभी वो, बट एक ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस का हिस्सा थी, जिसके अंदर मैंने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया। अब यहाँ पे खड़े होते हैं मेरी कोई अब 3 महीने 4 महीने पहले जाते हैं, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हुए। उसके अंदर उस वक़्त जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हो रहे थे, एडिटर ये भी क्लिप लगा देना, मैंने कंप्यूटर लगाया हुआ था, जिसके अंदर लाइव काउंटडाउन आ रहा था। उसके अंदर ज़ल्मी प्लेज़ यूट्यूबर, उनके छोटे भाई वो भी आए हुए थे और उनकी 1-2 टीम के भी हिस्से थे। तो उनके सामने 98,000 पे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स रुक गए थे। तो मैंने साद भाई को उसी वक़्त मैसेज किया, मैंने कहा साद भाई बस एक बार एक स्टोरी लगा दें और बढ़ जाएँगे। तो उन्होंने कहा डन। उन्होंने स्टोरी लगाई, तो बैठे-बैठे ना ज़ल्मी भाई के सामने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स एकदम से हिट हुए और हमने फुल पार्टी पॉपर वगैरह बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हुए। और मैंने उस बात को अभी भी मुझे याद है कि मेरे प्ले बटन का बस मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा था, प्ले बटन मुझसे अप्लाई भी नहीं हो रहा था। इसलिए अज़लान शाह जो यूट्यूबर हैं उनको मैंने कहा प्लीज़ मेरा प्ले बटन एक अप्लाई कर दें तो मेरे पास आ जाए और वेरिफ़िकेशन भी यूट्यूब पे। तो वो सारी चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी हैं, वो भी आ गई। तो जब प्ले बटन आया ना, तो आई थिंक सिर्फ़ मेरी ही आँखों में आँसू नहीं आए, आई थिंक पूरी फैमिली के ही आ गए थे कि प्ले बटन इज़ सच थिंग जो आप पैसों से नहीं खरीद सकते। पब्लिक को आप पैसों से नहीं खरीद सकते कि पब्लिक इज़ समथिंग कि आप फ़ोर्स करके एक बंदे को अपनी वीडियो दिखा सकते हो, 2 बंदों को दिखा सकते हो, बट 1 लाख बंदों को दिखाना तो इम्पॉसिबल ही है। तो एवरीवन वाज़ वेरी हैप्पी, हमने केक भी काटा। तो उसके बाद मुझे लगा यार अब मैं छोड़ दूँगा, अब 1 लाख से 2 लाख नहीं होंगे। ये अब मुझे यकीन हो गया था, 1 लाख से 2 लाख नहीं होंगे। पर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने वीडियो बनाता गया, पॉडकास्ट बनाता गया, वीडियो बनाता गया। पॉडकास्ट मैंने वक़्फ़े-वक़्फ़े से 2-3 महीने में 2 डाल दिए, 3 डाल दिए, मैं वक़्फ़े-वक़्फ़े से डालता रहा। तो पॉडकास्ट वगैरह हर चीज़ कंटिन्यू होती रही, तो एक 20 हुए, एक 30 हुए, एक 150 जब हुए ना, तो मैंने रजब भट्ट जो हैं, उनसे कॉन्टैक्ट किया। तो मैंने कहा, "भाई आप भी मेरे प्लीज़ पॉडकास्ट में व्लॉग बनाएँ।" तो उन्होंने व्लॉग बनाया, सब पॉडकास्ट डाला, तो आई थिंक मैटर ऑफ मिनट्स कोई आधे 1 घंटे के अंदर मेरे कोई 25 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़ गए।
अब वो सेकंड मोमेंट था मेरे लिए कि फर्स्ट मोमेंट था जब डकी भाई के साथ हुआ था। डकी भाई ने शाउट आउट दिया था तो 20-30 हज़ार एकदम से बढ़ गए थे। तो 1 लाख में भी डकी भाई ने मुझे बहुत हेल्प की। पर रजब भाई के साथ बैठे-बैठे रजब भाई भी सामने ही बैठे थे, 25 से 30 हज़ार उसमें भी बढ़ गए। तो मैं कहा रजब भाई वी हैव टू कीप अ मीटअप कि आपकी ऑडियंस जो है इट्स क्रेज़ी। अभी तक मुझे रजब भाई के जब पॉडकास्ट के बाद मुझे कोई 2.5-3 महीने तक मुझे उनके कमेंट्स आते हैं लोगों के, रजब फैमिली। तो मुझे उस वक़्त उनकी पावर का रियलाइज़ हुआ कि मैंने कहा रजब भाई दिस इज़ क्रेज़ी। आपका थर्ड मीटर हम लोग रखते हैं कराची के अंदर, गवर्नर हाउस के अंदर, जिसके अंदर पब्लिक का एक गवर्नर साहब भी हैं, हम लोग इनामात बाँटे। अब मैंने गवर्नर हाउस इसलिए सोचा कि हम लोग किसी बाहर के वेन्यू में भी रख सकते थे। उससे भी हमें काफ़ी बैकलैश आया। वो मैंने इसलिए रखा कि सिर्फ़ रजब भट्ट साहब लोग नहीं मिले, बट एक गवर्नर हाउस जो सदियों से बनता लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए खुले और आपके लिए रजब भट्ट से मिलना भी एक एक्सपीरियंस हो, गवर्नर हाउस के अंदर आना भी एक्सपीरियंस हो। इसलिए मैंने अपने बाबा से रिक्वेस्ट करके ये हमने कम टू किया अपना एक्सपीरियंस और मैंने कहा ये हम लोग ये करते हैं और गवर्नर हाउस के अंदर करते हैं कि आप लोग पब्लिक एन्जॉय करें। मोटिव सबके पीछे यही था कि पब्लिक एन्जॉय करे, मेरा इसमें ज़्यादती कोई भी फ़ायदा नहीं था। ना ही मेरे कोई पैसे आ रहे थे इससे, ना ही कुछ, बस मेरा यही फ़ायदा था कि पब्लिक एन्जॉय करेगी और अच्छे कमेंट्स करेगी। यही मेरा एक मोटिव था। अब इस मोटिव को कैरी आउट करके मीटअप हमारा बहुत ही सक्सेसफुल गया। एडिटर भाई इस पे भी कोई अच्छी सी क्लिप लगा देना उसकी मीटअप की। हमारा मीटअप इतना अच्छा गया, पब्लिक ऊपर आई, हमने लैपटॉप्स बाँटे, बाइक्स बाँटी और लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और लोगों ने अपना प्यार ज़रूर दिखाया और नारे लगाए, नारेबाज़ी की रज़ा भाई के नाम के और आई थिंक ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फॉर मी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया और अभी तक मेरे कल रात 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हुए हैं और ये चीज़ इज़ अमेज़िंग। अब बोलते हुए भी मैं इमोशनल हो रहा हूँ कि दिस इज़ सच अ बिग डील फॉर मी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हिट हो गए हैं। 2 लाख हिट होने पे मैंने सारे यूट्यूबर से कॉन्टैक्ट किया और बहुत सारे ने मुझसे भी कॉन्टैक्ट किया था कांग्रेचुलेशंस करने के लिए और सबने मुझे एक वीडियो भी भेजी है कांग्रेट्स करने के लिए, वो भी एडिटर भाई प्ले कर देना। बहुत बहुत मुबारक हो जैद खान तिसोरी के 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए भाई। मुझे तो वो दिन भी याद है जब तुम्हारे 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, तो अब 2 लाख भी हो गए, इंशाल्लाह मिलियन भी हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम्हारे मिलियन सब्सक्राइबर होंगे। इसी तरीके से मेहनत करते रहो। बहुत सारी ऑडियंस तुम्हारे व्लॉग्स का वेट करती है, तुम्हारी वीडियोस, तुम्हारे पॉडकास्ट का। तो जल्दी जल्दी बनाओ और हमें एंटरटेन करो यार। बहुत मजा आता है यार आपके पॉडकास्ट देख के। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज जुल्कन है। इसके अंदर मेरी तरफ से ज़ैद को बहुत 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 मुबारकबाद, बिकॉज उसके यूट्यूब पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अल्लाह ताला तुम्हें भाई मज़ीद कामयाब करे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद, कैसे हो आप? ठीक हो? मैंने अभी देखा कि आपके जो है 2 लाख सब्सक्राइबर जो है वो पूरा हो चुका है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं अगर आपको जेन्युइन बताऊं तो यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। आप इतनी यंग एज के अंदर इतना मेच्योरली सोचते हो। जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी एक्सपीरियंस्ड एक मैन से बात कर रहा हूँ। सही है? तो अल्लाह आपको ऐसे ही तरक्की दे। और सिर्फ यूट्यूब के अंदर नहीं, आप जिस फील्ड के अंदर भी हाथ डालो, बिजनेस हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, जिसके अंदर भी आप चाहो, आई नो कि यू कैन मेक इट बिकॉज यू आर अ वेरी टैलेंटेड पर्सन। और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अल्लाह आपको खुश रखे। कॉन्ग्रेचुलेशन अगैन एंड देयर इज मेनी मोर टू कम। उसमें भी सब ने मुझे बहुत ज़्यादा कांग्रेट्स किया और सबसे अनफॉरगेटेबल मोमेंट साद भाई ने भी उसमें किया है और रजब भाई ने भी उसमें किया और बहुत सारे यूट्यूबर ने साथ-साथ किया है, तो वो भी ज़रूर देखेगा। कि अगर मैं किसी को दिखाता हूँ ना मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं दिखा सकता हूँ कि यार मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं और मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया। दिस इज़ माई जर्नी। अब ये सारी जर्नी तो मैंने आपको सम अप करके एक बता दी, बट इसके अंदर आई थिंक मैंने बहुत सारे लोगों के नाम नहीं लिए। उसके अंदर भी अगर किसी दिन हमें टाइम मिला, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट दिस वाज़ माई जर्नी वेयर इट ऑल स्टार्टेड। 2 लाख का अगर आप हिस्सा हैं, वी रियली लव इट। और हमारा नेक्स्ट गोल है 3 लाख और इंशाल्लाह 1 मिलियन। और हम लोग बहुत सारे मज़े के कंटेंट लाते भी रहेंगे। नेक्स्ट मेरी 2 लाख की स्पेशल वीडियो होगी मेरे Q&A पे और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था मेरे लिए। मैंने कल अपनी फैमिली के साथ केक भी काटा इस बात पे। केक की पिक्चर्स लगाते हैं हम लोग और एक 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 अनफॉरगेटेबल मोमेंट था ये मेरे लिए और ये मोमेंट मुझे याद रहेगा। और थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे सपोर्ट किया इस जर्नी के अंदर और मैं आप लोगों को कभी नहीं भूलूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ज़ैद खान साइनिंग आउट।